जिस पाकिस्तान ने सालों साल तक दुनिया के हर छोटे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर लगातार रोना रोया, खुद को पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित, बेबस, असहाय और लाचार देश साबित करने की पुरजोर कोशिश की, आज वही पाकिस्तान एक बार फिर अपनी ही फैलाए सुरक्षा संकट, अपनी ही अदूरदर्शी और विनाशकारी नीतियों और खुद के हाथों बोए गए जहरीले कांटों की फसल से बुरी तरह जूझ रहा है, परेशान है और लहूलुहान हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। जिस जमीन पर कभी उग्रवादियों, कट्टरपंथियों और खूंखार आतंकवादियों को अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार यानी गंदे खेल की तरह इस्तेमाल करने के बेहद गंभीर और सीधे आरोप लगते रहे, आज उसी जमीन पर गूंजती गोलियों की आवाजें, फिदायीन यानी आत्मघाती हमले और भीषण बम धमाकों का काला खौफनाक धुआं खुद पाकिस्तानी सैनिकों, उच्च सैन्य अधिकारियों और मासूम पुलिसकर्मियों की जान ले रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान बार बार इतिहास की इसी खूनी मुसीबत, बर्बादी और तबाही के मोड़ पर आकर क्यों खड़ा हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर कुछ हफ्तों में या महीनों में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों जवान और अफसर आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के राजनेताओं और रावलपिंडी के सैन्य हुक्मरानों की बुनियादी सोच और रणनीतियों में कोई रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता? क्या ये सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की एक छोटी मोटी चूक है, या जो कभी कभार किसी देश में हो जाती है, या फिर सालों साल से अपनी ही आस्तीन में बड़े लाड प्यार से पाले गए जहरीले नागों का वो खौफनाक और लाजमी नतीजा है, जिनसे अब खुद पाकिस्तान भी अपने नागरिकों और सैनिकों को बचा नहीं पा रहा? आज हम इस पूरे खूनी खेल, डगमगाती सुरक्षा व्यवस्था, पाकिस्तान के कूटनीतिक ड्रामे की परत दर परत गहराई से समीक्षा करेंगे। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के बेहद संवेदनशील टांक जिले में पाकिस्तानी सेना और पुलिस की साझी सुरक्षा चौकी पर हुआ ये ताजा खूनी हमला कोई छोटी मोटी घटना या राह चलते आतंकियों द्वारा अंजाम दी गई छिटपुट वारदात नहीं। ये पाकिस्तान की पूरी अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था, उसकी खुफिया एजेंसियों के बड़े बड़े दावों और उनकी समूची सैन्य रणनीति के मुंह पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा है। इस अत्यधिक भीषण, अचानक और पूरी योजना के साथ किए गए रणनीतिक हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों और 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा इलाका घंटों तक भारी स्वचालित हथियारों की तड़तड़ाहट, हैंड ग्रेनेड के कान फोड़ देने वाले धमाकों और रॉकेट लॉन्चरों की खौफनाक आवाजों से लगातार थर्राता रहा। हालांकि इस विनाशकारी हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग की तरफ से हमेशा की तरह एक रटा रटाया बयान जारी कर दिया गया कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए 12 हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। लेकिन असली और कड़वा सवाल ये नहीं है कि सेना ने अपनी जवाबी कार्रवाई में कितने आतंकियों को ढूंढकर मारा या ढेर करने का दावा किया। असली और चुभता हुआ सवाल तो ये है कि आखिर इतने कड़े पहरे, इतनी बड़ी सैन्य छावनी के पास और 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने वाले इलाके में इतने बड़े, सुनियोजित और जानलेवा हमले की नौबत ही क्यों आई? अगर बारूद और भारी विस्फोटकों से लदी हुई एक तेज रफ्तार गाड़ी बड़े आराम से किसी सुरक्षा चौकी की कई परतों वाली मजबूत घेराबंदी को तोड़कर सीधे अंदर तक घुस जाती, अगर आधुनिक और महंगे घातक हथियारों से लैस हमलावर घंटों तक बिना किसी खौफ या डर के अंधाधुंध गोलियां, ग्रेनेड और रॉकेट बरसाते रहते हैं, और अगर सुरक्षा बलों को इतना बड़ा, दर्दनाक और अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ता है, तो क्या इसे पाकिस्तानी सेना या उसकी खुफिया एजेंसियों की कोई सफलता कहा जाएगा? या फिर अब ये कड़वा सच पूरी दुनिया को खुले दिल से मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर, अपनी ही संप्रभु इलाकों में और अपनी सीमाओं पर तैनात अपनी ही जवानों को पक्की और भरोसेमंद सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम, लाचार और असहाय साबित हो चुका है। हर बार की तरह इस बार भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इस खूनी और बर्बर हमले की पूरी जिम्मेदारी सीना ठोक कर ली।
ये वही खूंखार और कट्टरपंथी आतंकी संगठन है दोस्तों, जो सालों से पाकिस्तान की सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों, निर्दोष बच्चों के स्कूलों और बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों को चुन चुन कर निशाना बनाता आया है। पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना ने टीटीपी का नामो निशान मिटाने के नाम पर सालों से बड़े बड़े दावे के साथ जरबे अज और रद्दुल फसाद जैसे न जाने कितने भारी भरकम सैन्य अभियान चला। काबिलाई इलाकों में हजारों लाखों जवानों को झोंक दिया गया। लड़ाकू जेट विमानों से अपनी ही नागरिकों के इलाकों पर अंधाधुंध बमबारी की गई और अपने ही देश के तंग रक्षा बजट का अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहा दिया गया। लेकिन इन सब भारी भरकम खर्चों, बयानों और खोखले दावों के बावजूद टीटीपी का नेटवर्क, उसके आतंकी, उसकी फंडिंग, उसका कैडर और उसकी हिंसक सोच आज भी उतनी ही बेखौफ, खतरनाक और सक्रिय बनी हुई है। वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, पाकिस्तानी सेना के सबसे मजबूत गढ़ में घुसकर हमला कर देते हैं और बड़ी आसानी से सुरक्षित निकल जाते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियां जमीनी हकीकत से कितनी कटी हुई हैं और वो केवल कागजी दावों तक सीमित रह गई। जब जब कोई बड़ा आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेता टीवी कैमरों के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कठोर कार्रवाई की कसम खाते हैं और जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन हकीकत ये है कि जमीन पर कुछ भी नहीं बदलता। हमले रुकने के बजाय दिन ब दिन और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान की नीति कभी भी आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से खत्म करने की रही ही नहीं। उसने हमेशा आतंकवाद को दो चश्मों से देखा है। एक वो आतंकवादी जो दूसरे के देशों में तबाही मचाते हैं, जिन्हें वो अपनी रणनीतिक संपत्ति मानता रहा, और दूसरे वो जो खुद उसके अपनी ही तंत्र पर हमला करते हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब ये दोनों सीमाएं पूरी तरह से मिट चुकी हैं और जो आग दूसरों के लिए जलाई गई, उसकी लपटें अब पाकिस्तान के अपने ही घर को भस्म कर रही हैं। यहीं पर पाकिस्तान के हुक्मरानों, नेताओं और रावलपिंडी के सैन्य जनरलों से सबसे बड़ा और तीखा सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान सिर्फ बंदूक, गोलियों, काबिलाई इलाकों की तबाही और लड़ाकू विमानों के हवाई हमलों के दम पर आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, या फिर उसे कभी उन बुनियादी सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक वजहों से भी पूरी ईमानदारी से ध्यान देना होगा, जिनकी वजह से ये आतंकी संगठन बार बार राख से जिंदा हो जाते हैं और जिन्हें स्थानीय स्तर पर समर्थन मिलता रहा। दुनिया भर के बड़े बड़े राजनीतिक जानकार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपर्ट सालों से चीख कर कह रहे हैं कि सिर्फ गोलियां चलाने, बेगुनाह काबिलाइयों को बेघर करने और टीवी चैनलों पर लंबे चौड़े देशभक्ति के बयान देने से आतंकवाद का खात्मा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए पारदर्शी और साफ सुथरी नीतियां, सख्त और ईमानदार स्थानीय प्रशासन, मजबूत और अभेद्य सीमा सुरक्षा, सटीक खुफिया जानकारी और युवाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस सामाजिक सुधारों की सख्त जरूरत होती है। और बदकिस्मती से इन्हीं बुनियादी चीजों की पाकिस्तान में हमेशा से कमी रही है। जब तक किसी देश की सामाजिक संरचना में कट्टरपंथ की जड़ें गहरी जमी रहेंगी, तब तक किसी भी तरह का सैन्य अभियान केवल एक अस्थायी मरहम से ज्यादा कुछ साबित नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान की हालत पूरी दुनिया के सामने काफी अजीब, दयनीय, शर्मनाक और हास्यास्पद हो चुकी है। एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में जाकर पूरी दुनिया के सामने आंसू बहाता है और दुनिया के अमीर पश्चिमी देशों के पैसों, कर्जों और हथियारों की भीख मांगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके अपने ही देश में उग्रवादी और आतंकी उसकी सैन्य चौकियों पर चढ़कर हमला कर रहे हैं और जवानों को उनके ही गढ़ पर मार रहे हैं। ये सिर्फ किसी एक सेना या पुलिस बल की नाकामी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की गंदी राजनीतिक खींचतान, कमजोर प्रशासन, गर्त में जाती अर्थव्यवस्था और उसकी अच्छे तालिबान बनाम बुरे तालिबान यानी गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान वाली खतरनाक दोहरी नीति का साक्षात और सबसे कड़वा नतीजा है। जब आप अपने पड़ोसी देशों के घर में आग लगाने के उद्देश्य से अपनी ही आस्तीन में सांप पालते हैं, तो एक न एक दिन वो जहरीला सांप आपके अपने हाथ को भी काट लेता है। आज पाकिस्तान के साथ ठीक वही ऐतिहासिक न्याय हो रहा है। जो बीज उसने दशकों पहले बोए,
आज उनकी फसल काटने की बारी उसी की अपनी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की बात सिर्फ अपने घर के अंदर फैले आतंकवाद तक खत्म नहीं होती। अपने घर में लगी भीषण आग को बुझाने में पूरी तरह नाकाम, लाचार और पस्त साबित हो रहा पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया और अजीबोगरीब कूटनीतिक नाटक रचने की कोशिश कर रहा है। वो वॉशिंगटन और तेहरान यानी अमेरिका और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मन और परस्पर विरोधी देशों के बीच मध्यस्थ यानी सुलह कराने वाला बड़ा चौधरी बनने का दावा कर रहा है। अब दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि जो देश अपने घर के अंदर रोज होने वाले बम धमाकों, आत्मघाती हमलों और आतंकी वारदातों से अपने ही सैनिकों और नागरिकों को नहीं बचा पा रहा, क्या वो दुनिया के दो सबसे खतरनाक परमाणु संपन्न और बड़ी ताकतों के बीच जारी इतने बड़े, पुराने और गंभीर कूटनीतिक विवाद को सुलझाने की कबूत रखता है? क्या कोई भी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति ऐसे देश के प्रस्तावों पर ध्यान देगी जिसका अपना ही घर रोज जल रहा है? विभिन्न वैश्विक रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सूत्रों की माने तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने सबसे करीबी दोस्त, आका और आर्थिक मालिक चीन के सीधे इशारे पर अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी बातचीत को एक बार फिर से शुरू कराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। हाल में ईरान के गृह मंत्री का इस्लामाबाद का अचानक हुआ दौरा भी कूटनीतिक जोड़ तोड़ और क्षेत्रीय राजनीति के एक बड़े हिस्से को रूप में देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी दुविधा और धर्म संकट ये है कि उसके अपनी ही रणनीतिक और आर्थिक फायदे चार अलग अलग और परस्पर विरोधी दिशाओं में खिंचे हुए हैं, जहां किसी भी एक पक्ष का चुनाव कराना उसके लिए कूटनीतिक खुदकुशी के बराबर साबित हो सकता है। ये एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें पाकिस्तान खुद अपनी ही नीतियों के कारण बुरी तरह उलझा हुआ है। एक तरफ उसका सदाबहार दोस्त चीन यानी जो CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है और जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा और उसका मुख्य रणनीतिक मालिक। चीन की हर शर्त को मानना पाकिस्तान के लिए एक मजबूरी बन चुका है क्योंकि उसका पूरा ढांचा चीनी कर्जों के दम पर टिका हुआ है। चीन चाहता है कि क्षेत्र में उसका प्रभुत्व बना रहे और अमेरिका का प्रभाव कम, और इसके लिए वो पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता आ रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसकी वित्तीय मदद, खैरात, बेल आउट पैकेज और मुफ्त तेल के बिना पाकिस्तान की सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था एक महीने भी सीधे खड़े नहीं रह सकती। रियाद के इशारों को नजरअंदाज करना इस्लामाबाद के लिए वित्तीय तबाही का न्योता देने जैसा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच के ऐतिहासिक, क्षेत्रीय और धार्मिक मतभेद किसी से नहीं छिपे। ऐसे में अगर पाकिस्तान ईरान के ज्यादा करीब जाता है तो सऊदी अरब का नाराज होना स्वाभाविक है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की तिजोरी पर पड़ेगा। तीसरी तरफ उसका पड़ोसी देश ईरान है जिसके साथ उसकी एक लंबी और बेहद संवेदनशील सीमा जुड़ी हुई है और जहां शिया सुन्नी का आंतरिक धार्मिक संतुलन और सीमा पार होने वाली उग्रवादी झड़पों का तनाव हमेशा से बना रहा है। ईरान के साथ संबंध बिगड़ने का सीधा असर पाकिस्तान के अपने आंतरिक सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। पाकिस्तान के भीतर पहले से ही शिया और सुन्नी समुदाय के बीच कई बार हिंसक झड़पें होती रही और ईरान के साथ किसी भी तरह का क्षेत्रीय टकराव देश के अंदर एक नए गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। और चौथी तरफ महाशक्ति अमेरिका है जिसके साथ पाकिस्तान के रणनीतिक रिश्ते दशकों पुराने हैं, जहां से उसे हमेशा सैन्य मदद, आधुनिक हथियार और IMF से कर्ज मिलने की उम्मीद रहती है। लेकिन अमेरिका के साथ उसके रिश्ते हमेशा से गहरे अविश्वास और इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली नीति के बीच झूलते रहे हैं। अमेरिका की नाराजगी मोल लेना पाकिस्तान की बची कुची अंतर्राष्ट्रीय साख को पूरी तरह तबाह कर सकता है। वॉशिंगटन कभी भी इस्लामाबाद पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान की नीतियां हमेशा से अवसरवादी रही हैं। ऐसी अत्यधिक कमजोर, डामाडोल और राजनीतिक रूप से अस्थिर कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए किसी भी पक्ष का निष्पक्ष, तटस्थ और भरोसेमंद मध्यस्थ बनना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह सूख चुका है, देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, आम जनता में भारी गुस्सा और असंतोष है, देश के भीतर राजनीतिक उथल-पुथल चरम पर मची हुई है और उसके अपने सीमावर्ती इलाकों में नए आतंकी रोज रोज हमले कर रहे हैं। जब कोई देश खुद अंदर से इतना कमजोर, खोखला और अस्थिर होता है तो बाहर की दुनिया उसकी कूटनीतिक बातों, दावों और प्रस्तावों को कभी भी गंभीरता से नहीं लेती।
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति किसी भी वार्ता में ऐसे मध्यस्थ को स्वीकार नहीं करती जो खुद अपने वजूद की रक्षा के लिए दूसरों के टुकड़ों पर मोहताज है। कूटनीति केवल बातों से नहीं बल्कि देश की वास्तविक सैन्य, आर्थिक और प्रशासनिक ताकत के बल पर चलती है और पाकिस्तान के पास आज इन तीनों की ही घोर कमी है। इस बीच पूरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल को और ज्यादा गर्म, बारूदी और तनावपूर्ण बनाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद सख्त बयान भी दुनिया के सामने आ चुका है। साफ शब्दों में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश ईरान को खतरनाक, आधुनिक और विनाशकारी हथियार नहीं सौंपेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने खुली चेतावनी भी जारी कर दी कि अगर चीन या रूस ने ऐसा कोई भी दुस्साहस किया या सीमा पार की तो उसके परिणाम बेहद गंभीर, भयानक और विनाशकारी हो सकते हैं। ट्रंप का ये कड़ा और आक्रामक रुख ऐसे समय पर सामने आया जब मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट पहले से ही गाजा में जारी संघर्ष, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों और इजराइल ईरान के सीधे आमने सामने के तनाव की वजह से बारूद के अत्यंत संवेदनशील ढेर पर बैठा हुआ है। ऐसे भयंकर वैश्विक माहौल में जब दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ आंखें तरेर रही हैं और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, पाकिस्तान का बीच में जाकर मध्यस्थता कराने का दावा किसी बचकाने मजाक से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। अब इस पूरे उलझे हुए घटनाक्रम को देखने के बाद दुनिया भर के विचारकों, रक्षा विशेषज्ञों, पत्रकारों और आम लोगों की नजरें तीन मुख्य सबसे सुलगते हुए सवालों पर आकर टिक गई। पहला बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने ही घर में फैले और पनपे टीटीपी जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों और आंतरिक उग्रवाद पर कोई पक्का और स्थायी काबू पा पाएगा, या फिर उसके सैनिक और बेगुनाह नागरिक इसी तरह रोज अपनी जान गंवाते रहेंगे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सच में अमेरिका और ईरान जैसी महाशक्तियों के बीच कोई वास्तविक समझौता कराने की क्षमता रखता है, या फिर यह सब सिर्फ अपनी अंदरूनी नाकामियों से दुनिया का ध्यान भटकाने की एक सस्ती कूटनीतिक नौटंकी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या दुनिया की बड़ी शक्ति अमेरिका, चीन, रूस और ईरान की ये आपसी खींचतान और आक्रामकता बातचीत की मेज पर सुलझेगी, या फिर पूरे क्षेत्र को एक और नए भीषण और विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक देगी। इन तीन सवालों के जवाब आने वाले समय में दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के राजनीतिक नक्शे को तय करेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर अब भी सही रास्ते पर नहीं आया तो उसका बिखराव तेज हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि दुनिया की महाशक्तियों के बीच ये तनाव युद्ध का रूप ले लेता है तो इसका खामियाजा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान जैसे कमजोर देश उस तबाही के सबसे पहले शिकार हो। इतिहास इस बात का निष्पक्ष गवाह रहा है कि जब किसी देश की अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है, उसका प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह सड़ चुका होता है और उसकी आर्थिक हालत वेंटिलेटर पर आ जाती है, तो उस देश की विदेश नीति भी दूसरे बड़े और ताकतवर देशों के भारी दबाव, शर्तों और ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। पाकिस्तान आज ठीक उसी खतरनाक और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां से सम्मानजनक वापसी का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। उसे एक चार बड़े मोर्चों पर एक साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। घर के अंदर का बेकाबू और खूंखार आतंकवाद, पूरी तरह तबाह होती अर्थव्यवस्था, महाशक्तियों का भारी क्षेत्रीय दबाव और उसकी अपनी डगमगाती और कमजोर कूटनीति। इन चारों मोर्चों पर एक साथ सफलता पाना किसी भी देश के लिए बेहद कठिन और पाकिस्तान जैसे बिखरे हुए तंत्र के लिए ये लगभग असंभव। आने वाले कुछ हफ्ते और महीने ये पूरी तरह साफ कर देंगे कि पाकिस्तान इस भयानक चौतरफा संकट से किस तरह निकल पाता है या फिर अराजकता और तबाही की और गहरी खाई में डूबता चला जाता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के टांग जिले की उसी सुरक्षा चौकी पर हुआ ये ताजा हमला आज एक बार फिर पूरी दुनिया को यही कड़वी और ऐतिहासिक सच्चाई याद दिलाता है। ये आतंकवाद की आग जब एक बार भड़कती है तो वो किसी की सगी या वफादार नहीं होती और आखिरकार इसकी सबसे बड़ी, सबसे भारी, दर्दनाक, खूनी और विनाशकारी कीमत उसी देश को चुकानी पड़ती है जो अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने, पनाह देने और उन्हें हथियार बनाकर दूसरों पर इस्तेमाल करने की भूल करता है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।